सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोगों ने इंक्लूसिव ग्रोथ तक पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएडेड अंडर प्लानिंग टिल 1991 तक। 1991 तक जो हमारी प्लानिंग चली थी उसमें क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 1991 तक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1991 के बाद हमारा आ गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ गया था। तो उसको हम किसी और चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो उसके बारे में अभी ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ठीक। और इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपको देखने तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12 नेम से, तो उसमें आप देखिए लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317, 8881988317। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्लानिंग इन इंडिया हैज विटनेस। देखिए, प्लानिंग हमारे इंडिया में कब से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द ईयर 1951, और ये अभी 2017 में ही खत्म हुआ है। बट 2015 में इसे खत्म क्यों कर दिया गया? क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया था? नीति आयोग हमारा आ गया था। ठीक है ना। तो दो टाइम पीरियड है, एक होता है प्री 1991 मतलब 1991 से पहले, 1951 से 1991 तक एक टाइम पीरियड वो है, और एक 1991 के बाद से है। तो 1991 के हम बाद से अभी किसी और चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम 1991 के पहले तक कितना हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, तो जो प्लानिंग हम लोग कर रहे थे 1991 तक जो हमने प्लानिंग करी थी उसमें कब कितना हमारा इंप्रूवमेंट हुआ था, मतलब कि ओवरऑल बोले तो 1991 आई थिंक 7th 5 ईयर प्लान तक हमारा कितना चेंजमेंट आया था, क्योंकि 7th ही हमारी जो प्लानिंग थी वो 1990 में हुई थी। ठीक है ना। तो 1991 मतलब 1990 तक हमारा कितना चेंजमेंट आया था वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए, सबसे पहला है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। 1991 के पहले तक मतलब कि 7th 5 ईयर प्लान के पहले तक, हाँ 7th 5 ईयर प्लान के पहले तक हमारा पब्लिक सेक्टर में हमारा ज्यादा, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा बोलबाला था। मतलब कि जो भी कोई इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो रही है, कुछ भी सेटअप हो रहा है, कोई बैंक सेटअप हो रहा है, कुछ भी सेटअप हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा थी, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ज्यादा रिलायंस था 1991 के पहले, गवर्नमेंट का बहुत बोलबाला था हर सेक्टर में 1991 के पहले। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बताता है हमारा कि इंडस्ट्रीज में किसका किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का रहना चाहिए। तो उसने उस समय बताया कि एज मैनी एज 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 में, उसने बोला कि 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रहेंगी, और 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व रहेंगी। मतलब कि बोलबाला 17, मतलब 17 किसके लिए था? पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट का ज्यादा पार्टिसिपेशन था। मतलब हम बोल सकते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न हमारा चल रहा था 1991 के पहले। सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल चल रहा था। सोशलिस्टिक मैंने आपको पहले बताया, सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां किसका कंट्रोल रहता है? पूरा पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और कैपिटलिस्टिक वो रहती है जिसमें प्राइवेट लोगों का कंट्रोल रहता है और गवर्नमेंट का सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से मतलब रहता है। ठीक है ना। तो 1991 के पहले तक हमारा क्या चल रहा था? सोशलिस्टिक इकोनॉमी चल रही थी, कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट हो रहा था। कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देखे जा रहे थे। इकोनॉमिक में आता है रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, और सोशल में आता है स्कूल और हॉस्पिटल। तो सबका डेवलपमेंट हो रहा था, बट किसके थ्रू हो रहा था? थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। रेगुलेटेड डेवलपमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आईडीआरए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो आया था, ये इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए आता है, 1948 में आया था। इसने न्यू इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विदाउट अ लाइसेंस एंड रेगुलेशन। आईडीआरए जो आया था, या आईआरडीए बोल दीजिए, या आईडीआरए इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बोल दीजिए। तो ये जो एक्ट आया था, इसने बोला था कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा कंपनी खोलना चाहता है तो उसको लाइसेंस और कई सारी फॉर्मेलिटीज को फेसअप करना पड़ेगा। मतलब कोई आसानी से कोई अपनी कंपनी नहीं खोल सकता है प्राइवेट सेक्टर का बंदा, समझ रहे हैं ना आप?
प्राइवेट सेक्टर का बंदा कोई आसानी से अपनी कंपनी नहीं खोल सकता है। और उसी टाइम एक एक्ट और आया था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट। उस टाइम एक और एक्ट आया था एमआरटीपी, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, 1969 में आया था, जिसने कई सारे सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कि जैसे कोई बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वन साइडेड खेल देते हैं। वन साइडेड मतलब कि उनका डेवलपमेंट होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, किसी और को आने की परमिशन ही नहीं मिल रही है, परमिशन नहीं मिल रही, कोई और आ ही नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, तो XYZ कंपनी का इतना ज्यादा बोलबाला है कि कोई और कंपनी एंट्री नहीं कर सकती, कोई और कंपनी अपनी लगा नहीं सकता है। उसके अलावा मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसका काम है कार बनाने का, तो कार बनाने का काम और कोई कर ही नहीं सकता, मतलब कि उसका इतना ज्यादा मार्केट वैल्यू है, इतना ज्यादा वो है कि कोई और आ ही नहीं सकता है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, मतलब कि वन साइडेड ना रहे, अगर एक ही आदमी पूरा कंट्रोल कर लेगा कार सेक्टर में, कार मैन्युफैक्चरिंग अगर एक ही आदमी कंट्रोल कर लेगा, तो कार के प्राइस क्या होंगे, दिन का दिन बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो एक ही कंपनी का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ ना होता रहे, इसलिए एमआरटीपी एक्ट लाया गया था। एमआरटीपी एक्ट बोलता है कि कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, अगर आपको अपनी कंपनी एक्सपेंड करनी है, प्राइवेट सेक्टर को अपनी कंपनी एक्सपेंड करनी है, तो आप पे रोक लगाएगा, ताकि आप पूरा मतलब पूरा मार्केट कैप्चर ना कर सको, ठीक है ना, दूसरे को भी आने का मौका दो। मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने के लिए नहीं होता है, ये बढ़ने से रोकता है, बढ़ने से ऐसे नहीं रोकता है। मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 1969 की बात। आज के टाइम तो बहुत सारा चेंजमेंट आ चुका है, बट मेन बोलने का मतलब ये है कि 1969 में एमआरटीपी एक्ट आया था। इसका मतलब मेन मोटिव यही था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा पूरी मार्केट कैप्चर ना कर सके, और भी दूसरे कॉम्पिटिटर आए ताकि उससे कंपटीशन मिले और कई चीजें चलती रहें, ठीक है ना। तो एमआरटीपी एक्ट क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर पूरा पूरा कंट्रोल कर लेगा तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो यही नाम लिखा है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करना है, मोनोपोली मतलब होता है सिंगल आदमी को रेस्ट्रिक्ट करना है, ताकि वो पूरा मार्केट का शेयर कैप्चर ना कर सके, ठीक है ना। तो वही बात है, आज के टाइम जैसे यही है, जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन है। वोडाफोन के साथ इश्यू चल रहा है, कल को मान लीजिए एयरटेल भी बंद हो जाए, तो जियो अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगी, तो वो नहीं होने देना, वो ऐसा गवर्नमेंट करने ही नहीं देगी, कुछ ना कुछ करके वो इन सब सेक्टर्स को खड़ा करेगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज टू इंश्योर दैट देयर वाज नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब वही बात है कि ये सब एक्ट क्यों लाए गए थे, ये सब एक्ट इसलिए लाए गए थे कि प्राइवेट सेक्टर का एक हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल ना रहे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल ना रहे। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल रहेगा तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं अच्छा है, वो अपने हिसाब से फिर एक्सप्लॉयटेशन करेगा, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो छोटे उद्योग होते हैं, जो जिनका टर्नओवर बहुत कम होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए तो एमआरटीपी एक्ट आया था कि हाँ, अगर इनको एक्सपेंड करने से रोकना है, इनको पूरी मार्केट कैप्चर करने से रोकना है, तो उनके लिए आ गया था क्या, एमआरटीपी एक्ट, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचा रही थी गवर्नमेंट किनसे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो जब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे होते हैं, तो इनको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कंपटीशन दे देती हैं और ये बर्बाद हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या काम क्या है, इन सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे बचाया जाए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक एमआरटीपी एक्ट लाए थे कि हाँ, ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उतना एक्सपेंड ना करते रहे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी काम चलता रहे, ठीक है ना। अब देखिए, तो वहां लिखा है सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व। कुछ ऐसे सेगमेंट थे जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बोल दिया गया था कि ठीक है, आप ही इसमें काम करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को बोल दिया गया था कि आप ही इसमें काम करेंगे, जैसे कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने, केमिकल लेदर प्रोडक्ट बनाने हैं। तो इसमें किसको दे दिया गया था, इसमें दे दिया गया था लाइसेंस कि हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही काम करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहां बहुत कम लोग काम करते हैं, जहां क्या कहते हैं कि मतलब उनका टर्नओवर उतना ज्यादा नहीं होता है, मिनिमम 5 करोड़ से कम का टर्नओवर रहता है, 5 करोड़ से
कम का उनका टर्नओवर रहता है, 5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो जाता है। अब तो चेंजमेंट हो गया, उस टाइम तो 1 करोड़ से भी कम का टर्नओवर जिनका है साल का, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट करे जाते थे। ठीक है ना, चेंज होता रहता है डेटा, ये क्या कहते हैं, अब मैंने अभी बोल रहा हूँ, 1 साल बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चेंज हो गया हो, तो ऐसा आप समझिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर कम होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर ज्यादा रहता है। ठीक है, ये समझिए आप। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर डेवलप टू कैटर द नीड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि बैंक वगैरह बनाए गए। बैंक वगैरह क्यों बनाए गए, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले आके लोन वगैरह ले सकें। सेवरल बोर्ड्स बनाए गए, हैंडलूम एंड सिल्क बोर्ड बनाया गया, ताकि जो सिल्क है, जो हमारा पिछड़ गया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, जो हमारा पिछड़ गया ब्रिटिश टाइम पीरियड टाइम, इतना हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बर्बाद हो चुका था, तो गवर्नमेंट उसी को ग्रो अप करने के लिए हैंडलूम बोर्ड बनाया गवर्नमेंट ने, और ताकि जो हमारा क्या कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट में अपना मार्केट में सेल कर सके अपना माल वगैरह। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। देखिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हमारी कंट्री में जिनकी नीड है, जिनकी नीड है, जैसे मान लीजिए आयरन इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नीड है, स्टील इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नीड है, तो ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, इनको तो डेवलप करना ही करना है। ठीक है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन, स्टील, ये सब क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, इनको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनकी प्रियोरिटी है। अगर ये किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं तो वो कंट्री क्या बैकवर्ड है। तो हैवी इंडस्ट्रीज भी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट यही काम कर रही थी 1991 के पहले या 1991 के बाद। अभी तो हम 1991 के पहले की बात कर रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट खूब जोर दे रही थी, और हुई भी थी डेवलप। आप बताइए मुझे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की डेट बताइए कब एस्टेब्लिश हुई थी, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए टिस्को कब एस्टेब्लिश हुई थी, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखिए यूनिवर्सल इंटरमीडिएट्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए industries of strategic significance like iron and steel, electricity generation, engineering goods were recognized as universal intermediaries. This is was because, देखिए अगर हमारी कंट्री में हैवी इंडस्ट्रीज होंगी तो हैवी इंडस्ट्रीज क्या थी, यूनिवर्सल इंटरमीडिएट्स थी। कैसे, देखिए these industries supply essential ingredients for almost all heavy industries in the economy। देखिए ये अगर हमारी कंट्री में कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज है, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, जो मतलब मशीन बनाती है, गुड्स वगैरह बनाती है, अगर वैसी हमारे यहाँ कोई भी कंपनी है तो क्या होगा, जो बाकी कंपनी से उनको गुड्स वगैरह सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, जितने भी हमारी कंट्री में अदर इंडस्ट्रीज हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और नो इंडस्ट्री कुड रन विदाउट पावर, और हमें भी पता है कि कोई भी इंडस्ट्री क्या कहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना प्लांट एंड मशीनरी के नहीं चल सकती है। तो बोलने का मतलब यही है कि हमारी कंट्री में ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, आयरन जो प्रोड्यूस करें, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। क्यों, क्योंकि एक इंटरमीडिएट का काम करती हैं, बाकी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये एक यूनिवर्सल इंटरमीडिएट्स है। यूनिवर्सल इंटरमीडिएट मतलब होता है ऐसा नहीं कि इंडिया ही में जरूरत है, बाहर भी जरूरत है इनकी। तो वही है कि अगर किसी भी कंट्री में ये सब हैवी इंडस्ट्रीज होंगी तो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है ना, फोकस मोर ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग फोकस, और जो 1991 के पहले प्लानिंग हो रही थी उसमें ध्यान दिया जा रहा था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत करें, हम लोग काफी करें। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाइड एज अ की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है तो वहां सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी लोगों को बराबर करना चाहिए। हाई इंटरेस्ट रेट, अब देखिए सेविंग करने के लिए क्या करा जा रहा था, सेविंग करने के लिए आप सेविंग बैंक में कब पैसा सेव करेंगे, जब आपको 7%, 8% इंटरेस्ट मिले। 7-8% वैसे मिलता नहीं, गवर्नमेंट बैंक में 3 या 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपको बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगी तो आप क्या करोगे, सेविंग ज्यादा करोगे। ठीक है ना, तो वही बात है। और वही क्या कहते हैं, वाइल इन्वेस्टमेंट वॉज इंड्यूस थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स। और देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम मेन सरकार कैसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही थी, कैसे लोगों को बोल रही थी कि आप सेविंग इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे आपको सेविंग करनी है तो गवर्नमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दे रही थी कि हाँ आप सेविंग करिए, आपको इंटरेस्ट ब्याज ज्यादा देंगे हम लोग। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे किसी भी कंपनी में, अगर आपने खुद की अपनी कंपनी खोली तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा
सस्ते दाम पे बिजली दे रही थी, सब्सिडीज दे रही थी, फाइनेंशियल हेल्प दे रही थी, कैपिटल ग्रांट, गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद पैसा दे रही थी, ठीक है ना, ताकि इन्वेस्टमेंट आप करिए। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट हेल्प कर नहीं कर रही थी, तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, वही बात है। गवर्नमेंट ने काफी हेल्प करी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, देखिए हमारा अभी अभी हम लोग अंग्रेजों के राज से छूटे थे, अंग्रेजों के कंट्रोल से छूटे थे, तो अगर हम बाहर से फिर से हम क्या करने लगे, बाहर से हम फिर से कोई बाहर का आदमी यहाँ क्या कहते हैं, देखिए होता क्या है मेनली, आपको मैं बात बताऊं कि बाहर की चीजें रहती हैं सस्ती, मेनली चाइना वगैरह की चीजें क्या है सस्ती हैं, तो चाइना की अगर चीजें सस्ती हैं और वही चाइना के जैसे कोई भी चीज सस्ती है और वैसे ही इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी लगी, किसी इंडियन ने खोल रखी है, तो क्या होगा, वो हमारे यहाँ का जो इंडियन है उसका तो कंपनी चल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे लोग कहाँ से खरीदेंगे, बाहर से खरीदेंगे। तो वही बात है कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, फॉरेन कंपटीशन की बाहर वाला कोई बंदा यहाँ माल ना बेच पाए। भाई अगर बाहर वाला बंदा यहाँ माल बेचेगा तो यहाँ वाला बंदा कहाँ माल बेचेगा, यहाँ वाला बंदे का माल तो महंगा है, तो वो कहाँ माल बेचेगा। तो इसीलिए फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन बंदा ना आ पाए, इसी वजह से प्रोडक्शन दिया जा रहा था। कैसे प्रोडक्शन, अब प्रोटेक्ट ऐसे मना तो करेंगे नहीं, हाथ पकड़ लिया मना कर दिया। जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करेगा उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, ताकि बाहर से कोई अगर बंदा खरीदे कोई चीज, तभी आप देखिए आज के टाइम अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपनी कंट्री से कोई चीज सेल करते हैं बाहर, तो उसमें टैक्स नहीं लगता है, बट आप अगर कोई बाहर से चीज मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो टैक्स लगता है। ये सब क्यों लगता है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन करना है, हमें हमें लोगों को प्रमोट नहीं करना है कि बाहर से सामान लो, हमें लोगों को प्रमोट करना है कि आप यहीं से सामान लो। और फिर ऐसा भी नहीं, लोग लेते हैं बाहर से भी लेते हैं, कि जो अमीर लोग हैं वो लेते हैं, ठीक है ना, मगर कुछ बहुत डिफरेंस आता ही आता है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा था फॉरेन कंपटीशन से। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जा रही थी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब होता है जैसे टैक्स, आप पहले इंपोर्ट करते थे तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगता था, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको 10, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी ला रहे हो, और जितने क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि अगर आप ज्यादा चीजें मंगवा रहे हो तो ज्यादा आपके ऊपर टैक्स, ज्यादा परसेंटेज का टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कैसे हो रहा था, इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के। फोकस मोर ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, बाहर से अगर कोई, मान लीजिए बाहर से कोई भी आप चीज मंगवा रहे हैं, अगर उसका सब्स्टिट्यूट आप अगर अपनी कंट्री में तैयार कर लेंगे तो इससे अच्छी बात क्या है। मगर जैसे हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं मोबाइल फोन, तो उसका ही सब्स्टिट्यूट, उसका ही वैसे ही फोन अगर हम अपनी कंट्री में तैयार करने लगे तो हमें चाइना से मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई सामान। तो वही इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो बाहर से हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका अगर हम अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार कर लें तो हमारे बहुत चीजें बचेंगी। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ की फॉरेन करेंसी बचेगी, क्योंकि बाहर से अगर कोई हम माल मंगवाते हैं तो उनको हमें उनकी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता है। तो वही बात है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिसबैलेंस होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। मेन आप इतना समझिए कि अगर आप बाहर से कोई माल मंगवाते हैं तो वो आप ही का लॉस है। कैसे, सबसे पहले बात तो आप उनकी करेंसी में उनको पेमेंट करोगे, उनकी करेंसी कहाँ से लाओगे, आप उनकी करेंसी कहीं ना कहीं से आपने जो स्टोर करी होगी, रिजर्व में रखी होगी, ठीक है, तो उसमें आप क्या कहते हैं उसको यूज करोगे, तो आपका रिजर्व कम होगा कि नहीं होगा, रिजर्व कम होगा, आपकी कंट्री की वैल्यू, आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, और आप बैकवर्डनेस दिखाएगा। ये सब चीज क्या, आप कोई चीज परचेस कर रहे हो बाहर की कंट्रीज से, तो बेसिक चीजें अगर परचेस कर रहे हो तो ये क्या है, आपकी कंट्री बैकवर्डनेस दिखा रहा है ना, तो कई चीजें बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो इस वजह से बोल रहा है कि इट इंप्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। वही बात, फॉरेन करेंसी को बचाना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो बाहर से माल मंगवा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट तैयार करना है, फॉरेन कंपटीशन, और क्या कहते हैं कि फॉरेन करेंसी अपनी बचानी, हमें खुद अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, कि हमें बाहर से कोई चीज नहीं खरीदनी, ठीक है ना। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल एक्चुअली में होता क्या था कि एक फीरा बोर्ड बनाया गया था। फीरा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, फीरा।
फीरा, फीरा आपको ध्यान रखना है। फीरा कब आया था, इसकी कमेंट बॉक्स में आप डेट बताइए। फीरा का काम क्या होता है ये मैं बताता हूँ। फीरा का ये काम होता है कि बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना आए। एक्चुअली में जब हमें उस समय इंडिपेंडेंस मिली थी तो गवर्नमेंट कोशिश ये करती थी कि बाहर वाले ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर बाहर वाला कोई भी बंदा अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, वो 1991 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो उसके हाथ में ओनरशिप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मान लीजिए जैसे ये कंपनी है पूरी, ठीक है, तो कंपनी है ये मान लीजिए पूरी, अब इस कंपनी में बाहर वाले ने इसका 50% परचेज कर लिया, तो उसके हाथ में इस कंपनी की 50% शेयरिंग आ गई कि नहीं आ गई। उसके हाथ में इस कंपनी की 50% शेयरिंग अगर आ गई तो इस कंपनी में जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, वो भी लेगा, और साथ में जो दूसरा बंदा है वो भी लेगा। तो जरूरी बात थोड़ी ना वो कंट्री के वेलफेयर के लिए लिए ले। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी बाहर का बंदा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, अगर मान लीजिए 50% उसने शेयर परचेज कर लिए, तो जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो हमारे बेनिफिट के लिए जरूरी ना ले, ठीक है ना, वो अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए लिए, अपने बेनिफिट के लिए लिए, और वही डिसीजन हमारे लिए गलत हो। तो वही गवर्नमेंट उस समय कर रही थी कि फीरा एक बोर्ड बना था, फीरा एक्सचेंज एक एक्ट बनाया गया था कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बाहर से आ रहा है, उसमें एक रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, एक लिमिटेड आए, अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड आएगा तो ओनरशिप हो जाएगी, हमारे यहाँ से ओनरशिप चली जाएगी। ओनरशिप जब चली जाएगी तो हम फिर से एक गुलाम बन जाएंगे किसी ना किसी के, ठीक है ना, किसी ना किसी की हमें सुननी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये बातें बहुत ही गलत है। और मेजर जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना ही करना नहीं करना है, ये उस समय ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है ना। अब देखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब जिस प्लानिंग में गवर्नमेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, तो प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर लिंक्ड टू द सेंट्रलाइज प्लानिंग। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे थे उसको सेंट्रल प्लानिंग के साथ क्या कर दिया गया था, मिक्स कर दिया गया था। और दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्पेसिफाइड एट द स्टेट लेवल डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट विद ओवरऑल। अब ये क्यों करा गया था, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट के प्लान चल रहे थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्यों मिक्सअप कर दिया गया था, इसलिए मिक्सअप करा गया था ताकि दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अच्छी स्कीम चला रही, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग अलग चला रही, तो उसमें मिसमैच हो जाता है, तो इस वजह से दोनों को मिक्स कर दिया गया। ठीक है भैया, जो चल रहा है दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों पैसे एक साथ देंगे और दोनों स्कीम भी एक ही होंगी, ठीक है ना, तो मिक्सअप कर दिया गया था। तो ये सारे फीचर्स हुए थे 1991 के पहले। 1991 के बाद हमारा एलपीजी आ गया था, तो 1991 के पहले ये सब हुआ था कि कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और इन सब रेस्ट्रिक्शंस का कुछ ना कुछ मतलब था। फालतू में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे, और फालतू में कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, ऐसी बात नहीं है ना। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।